हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, दैट इज़ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इससे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, उसके सारे वो पॉइंट्स दिए थे जिसको कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस का एक आपको वीडियो शेयर किया था और आज मैं बताऊंगी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जिसको लेकर भर भर के क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बच्चों, सबसे पहली बात, जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की आती है बैक्टीरिया की, तो हम लोग ये सोचते हैं कि केवल बैक्टीरिया यूजफुल ही है, तो हमें केवल यूजफुल वाले बैक्टीरिया पढ़ने हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। यूजफुल के साथ साथ जो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल हैं, हमें उनके नाम और वो हमारे लिए हार्मफुल हैं क्यों है ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया की। उसको हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जिसमें हम देखेंगे कि वो बैक्टीरिया जो प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं। दूसरा हम देखेंगे वो बैक्टीरिया जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन के थ्रू। तीसरा है जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं और चौथा है जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। अब इन चारों को अपन ध्यान से एक एक करके पढ़ते हैं। मैं एक बार स्लाइड पर आती हूँ, अपनी प्रीवियस स्लाइड पर आती हूँ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ये आए हम अपने प्रीवियस स्लाइड पर। देखो ये देखो ये अब आ गए। हाँ, अब देखो बच्चों, बैक्टीरियल डिसीजेज ऑफ प्लांट्स जो हैं उसमें बच्चों सबसे पहला नाम जिसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सिट्रस कैंकर। ये वो डिसीज है जो किस में होती है, नींबू में होती है ना, लेमन में होती है। और इस डिसीज में होता क्या है कि जो प्लांट है उसमें, जैसे मान लीजिए नींबू, कई बार आपने उस पर देखा होगा कि स्पॉट्स होते हैं और नींबू पे धब्बे पड़े होते हैं, है ना। या फिर वो जो लीव्स जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं, उसके चारों तरफ भी एक लाइट येलो कलर का एरिया डेवलप हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं सिट्रस कैंकर डिसीज के, जो नींबू में होती है। और ये किसके थ्रू होती है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिट्रस कैंकर डिसीज इज अकर ड्यू टू, आपको बताना होगा नेम ऑफ द बैक्टीरिया, तो आपका आंसर होगा ज़ैंथोमोनास सिट्राई। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आता है क्राउन गॉल ऑफ शुगर बीट। कि शुगर बीट जो है वो चुकंदर की ही एक वैरायटी होती है, लेकिन इसमें क्या है, शुगर काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में होती है। यानी नॉर्मल जो अपन चुकंदर देखते हैं वो तो थोड़ा पर्पल सा कलर का होता है, ये जो शुगर बीट है बच्चों, ये वाइट कलर का होता है। ये जो डिसीज होती है शुगर बीट में, क्राउन गॉल ऑफ शुगर बीट, ये होती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। और तीसरा आता है ब्लाइट ऑफ पैडी। पैडी अपन किसको बोलते हैं, पैडी अपन बोलते हैं राइस को, चावल को। इसमें जो चावल में जो एक डिसीज होती है ब्लाइट ऑफ पैडी कहते हैं, वो किसकी वजह से होती है, ज़ैंथोमोनास ओराइजी। ओराइजी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि पैडी यानी कि चावल, जिसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा। तो वहाँ ओराइजा से ओराइजी आप क्रॉस मैच कर लीजिएगा। बैक्टीरिया है ज़ैंथोमोनास, तो ज़ैंथोमोनास ओराइजी पूरा नाम हुआ बैक्टीरिया का। तो ये जो 3 जो मैंने आपको डिसीजेस बताई हैं, इन 3 पे से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिट्रस कैंकर। फिर आते हैं हम कि वो बैक्टीरिया जो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, और वो पानी जब हम पी लेते हैं या उसको कैसे ना तैसे हमने अगर कंज्यूम करा है, तो फिर हम लोग भी डिसीज रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो उस सारे डिसीजेस के नाम प्लस वो किस बैक्टीरिया से हो रही है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि डायरिया है, पहली डिसीज मैंने ली है डायरिया, ये होता है बैसिलस कोलाई के थ्रू। दूसरा आता है कॉलेरा, वेरी वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया के थ्रू। फिर बात आती है डिसेंट्री की, ये होता है शाइजेला डिसेंट्री के थ्रू। फिर बात आती है निमोनिया की, जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ये जितनी मैंने डिसीजेस पूछी है ना, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, आरपीएससी का, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो, अगर बैक्टीरिया सिलेबस में है तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्ट्रक्चर के बाद अगर दूसरा कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया का, तो उसमें आप उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है। उसी तरीके से टाइफाइड जो है वो होता है साल्मोनेला टाइफी के थ्रू, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ट्यूबरकुलोसिस याद रखेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये टोटल 6 डिसीजेज मैंने आपको बताई हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है।
फिर हम बात करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन की। अब देखो समझो डीनाइट्रिफिकेशन होता क्या है। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, एक तो हम वर्ड पढ़ते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे और उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, उस फॉर्म में जिसको कि प्लांट ले सकें, यानी कि नाइट्रेट में। ठीक है, NO3। अब होता क्या है, ये तो क्या प्रोसेस कहलाएगी, नाइट्रिफिकेशन। लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि पौधों के पास या मिट्टी में जो नाइट्रेट मौजूद है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, नाइट्रोजन में। और नाइट्रोजन जैसे ही आई तो वो एटमॉस्फेयर में आई, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, सॉइल से वो निकल गई, एटमॉस्फेयर में आ गई, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये काम भी कुछ बैक्टीरिया करते हैं। उन दो बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने हैं, एक तो बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और दूसरा थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। डी जो होता है, डी आगे लगा दो, जैसे डीनाइट्रिफिकेशन में हमने डी आगे लगा दिया, उसी तरीके से जो दोनों बैक्टीरिया हैं उनकी स्पीशीज में भी क्या करो, बैसिलस और थायोबैसिलस याद रख लो। और नाइट्रिफिकेंस हमें याद है, और आगे क्या लगा था, डी नाइट्रिफिकेंस, यानी कि बैसिलस डी नाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस डी नाइट्रिफिकेंस दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डी नाइट्रिफिकेशन करते हैं, यानी कि जो सॉइल में नाइट्रेट मौजूद है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फ्री नाइट्रोजन में। तो इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ये तीन बातें हमने करी, कौन कौन सी, एक तो बैक्टीरिया ने नुकसान पहुंचाया किसको, प्लांट्स को, दूसरा कई सारी डिसीजेस कॉज करी, तीसरा डीनाइट्रिफिकेशन किया, और चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फूड पॉइजनिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि समर्स में अक्सर पेपर में, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कहीं शादी में गए या किसी इस तरह के जो सामूहिक भोज का आयोजन होता है वहाँ पर कहीं गए और वहाँ पे फिर मतलब लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। तो वो फूड पॉइजनिंग 3 बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जिसकी वजह से बोटुलिज्म हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग को। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा नहीं, आता है आरपीएससी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि बोटुलिज्म जो है वो किस वजह से होती है, किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो नाम याद रखना होगा, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इसके अलावा जो 2 बैक्टीरिया और है, कौन कौन से, माइक्रोकोकस पायोजीन्स और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये दोनों बैक्टीरिया भी फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए फूड पॉइजनिंग का पूछते हैं, कॉमन 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि फूड पॉइजनिंग किस वजह से होती है, और मान लीजिए इन तीनों के नाम दे रखे हैं और चौथा दे रखा है ऑल ऑफ दीज, तब तो आप ऑल ऑफ दीज करोगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया बोटुलिज्म किस वजह से होती है, तो आपको टिक करना होगा क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये वाला जो बैक्टीरिया है बच्चों, माइक्रोकोकस पायोजीन्स, ये मेनली जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। तो डेयरी प्रोडक्ट के लिए पूछे तो आप माइक्रोकोकस पायोजीन्स करेंगे, बोटुलिज्म पूछे तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम करेंगे, और अगर फूड पॉइजनिंग पूछे और उसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो तो फिर आप ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये हमने पढ़ी कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। अब भाई हार्मफुल के अलावा भाई यूजफुल भी तो है बैक्टीरिया। अब कैसे है उसको देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो डेयरी इंडस्ट्रीज है, डेयरी इंडस्ट्रीज कह रही हूँ, यानी कि इसका मतलब दूध से जो दही बन रहा है या और डेयरी प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है, लैक्टोबैसिलस। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जैसे मान लीजिए आपको 4 नाम दे दिया बैक्टीरिया के, जैसे लैक्टोबैसिलस दे दिया, एजिटोबैक्टर दे दिया, क्लॉस्ट्रीडियम दे दिया, विब्रियो दे दिया। अब उसमें आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है जो डेयरी इंडस्ट्री में काम आता है, तो आपको आंसर क्या करना होगा, लैक्टोबैसिलस। दूसरा, अल्कोहल इंडस्ट्री में इस पे से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अल्कोहल इंडस्ट्री में कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है, आंसर होगा क्लॉस्ट्रीडियम। तीसरा, विनेगर इंडस्ट्री। विनेगर किससे बनता है, विनेगर जिसको हम बोलते हैं सिरका। आप लोग अक्सर रेस्टोरेंट में गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि कुछ अनियन यानी कि प्याज सर्व की जाती है, वो एक लिक्विड में वो डूबी हुई रहती है। वो लिक्विड क्या होता है, वो विनेगर होता है। और या फिर आपने देखा होगा कई बार घरों में ऐसा होता है कि दूध काफ़ी ज़्यादा है और हमारा मन कर रहा है पनीर फाड़ने का, कौन लेने जाएगा मार्केट, चलो घर पे ही दूध फाड़ लेते हैं। तो विनेगर से भी दूध फट जाता है। दही, अगर मान लीजिए दही होता है तो हम दही से या नींबू से फाड़ लेते हैं, लेकिन विनेगर भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप उसमें विनेगर डालते हैं तो उससे भी दूध फट जाता है। अब ये विनेगर मेनली बनता किससे है, विनेगर जो बनता है बच्चों वो शुगर के फर्मेंटेशन से बनता है। तो इसके लिए जो बैक्टीरिया हमें काम में आएगा वो आएगा माइकोडर्मा। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। ई कोलाई हम सब जानते हैं, इश्चेरिचिया कोलाई हम सबके पास ये ई कोलाई मौजूद है क्योंकि ये इंटेस्टाइन में मिलता है और ये डाइजेशन में हेल्प करता है।
फिर बात आती है एंटीबायोटिक भी, बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं, उसमें से मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका नाम लिया है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, ये हमें किस बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है? वो ऑब्टेन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से, ठीक है। ये 3 नाम आपको, ये जो नाम है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नाम आपको याद रखने हैं, इन इंडस्ट्रीज़ के साथ याद रखने हैं। ऐसा मत करना कि क्लॉस्ट्रिडियम को हम डेयरी इंडस्ट्री में घुसा दें और ई कोलाई से हम कुछ और ही बना दें, ऐसा मत करना। डेयरी इंडस्ट्री आ रही है तो लैक्टोबैसिलस नाम आपको याद होना ही होना चाहिए। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि जैसा कि हम अगर देख रहे थे हार्मफुल एक्टिविटीज़ में मैंने बढ़ाया था आपको डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक उसी तरीके से यूज़फुल एक्टिविटीज़ जो है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है बैक्टीरिया का, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं उस फॉर्म में जिससे कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके, और वो फॉर्म हम सब जानते हैं, वो होती है नाइट्रेट। तो क्लॉस्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टर और राइजोबियम, लेग्यूमिनोसोरम, लेग्यूमिनोसोरम कह रही हूँ, इसका मतलब लेग्यूमिनेसी यानी कि फैबेसी फैमिली की बात कर रही हूँ। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है उसके प्लांट्स में नोड्यूल्स मिलती है और उसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया मिलता है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये जो तीनों बैक्टीरिया हैं, क्लॉस्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टर और राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये भी एक बैक्टीरिया का पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ। समझ में आ गई बात? उसी तरीके से बच्चों कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया जो अमोनिया होती है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने 2 नाम दिए हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो आपको याद होना चाहिए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये जो 2 बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, यानी कि अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये बच्चों आज हमने कुछ हार्मफुल और कुछ यूज़फुल, लेकिन हमारे लिए तो सब कुछ यूज़फुल है, वो इसलिए है क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो इसीलिए बच्चों जितने भी मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए हैं बैक्टीरिया के, चाहे वो हार्मफुल के हों चाहे वो यूज़फुल के हों, उन सबको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी का फ़ायदा होना चाहिए। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।